So hello everyone. Today we are gonna discuss the most important topic for CUET is how to score 99 plus percentile in chemistry. So obviously we all want to score high in CUET. The thing is, how can we excel in our domains, respective domains, so that we can get an overall good score for CUET and can get our dream universities. So that's the thing. So आज हम डिस्कस करेंगे कि 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में कैसे इजीली स्कोर कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स गो. So we will gonna discuss the questions like how to study chemistry, which books to study, scoring section, timetable and how to solve PYQs. So these questions will be covered in this video. Okay. So अब सबसे पहली बात आती है कि कौन सी बुक्स हमें रेफर करनी है. तो अगर आपको पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट्स जानने हैं, तो आप है ना एनसीईआरटी को रेफ़र करना. एनसीईआरटी एक रिलायबल सोर्स है. आप दूसरी पब्लिकेशंस को रेफ़र मत करना, क्योंकि दूसरी पब्लिकेशंस में कुछ पोर्शंस एक्स्ट्रा भी आएंगे जो सीयूईटी के लिए नेसेसरी नहीं है. देन व्हाई शुड वी स्टडी दैट. इसलिए आप एनसीईआरटी को रेफ़र करोगे. एनसीईआरटी की जो दो बुक्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. ओके, पार्ट 1 और पार्ट 2, इन दोनों से आप आपके सारा सिलेबस कवर करोगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं तो एनसीईआरटी को रेफर करना, और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एनसीईआरटी के बियॉन्ड आप जा सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे और वो सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आर सॉल्व्ड. सेकेंड इज, अब आपके पास केमिस्ट्री में 3 पोर्शंस होते हैं. कितने पोर्शंस होते हैं? 3 पोर्शंस होते हैं. एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक एंड देन इनऑर्गेनिक. तो अब इन सेक्शंस में से कौन सा सेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या किस सेक्शन का वेटेज सबसे ज़्यादा है? तो वो सेक्शन है ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे ही आप इजीली स्कोर कर सकते हो. ओके, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपका मेन फोकस होना चाहिए फर्स्ट ऑर्गेनिक पे, देन फिजिकल एंड देन इनऑर्गेनिक. ये डिवीजन ऐसा क्यों मैंने बताया है? क्योंकि ऑर्गेनिक इजीली आपको याद हो जाएगी. सीयूईटी में मैकेनिज्म्स नहीं पूछता है, वो डायरेक्ट नेम रिएक्शंस, कौन सा रिएजेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, रिएक्शन का क्या नाम है, वो पूछता है और वो हम इजीली बता सकते हैं. इसलिए ऑर्गेनिक को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है और आप उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हो. ठीक है, एंड देन फिजिकल केमिस्ट्री क्यों रखा इनऑर्गेनिक से पहले? फिजिकल केमिस्ट्री इसलिए रखा क्योंकि उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है, वो कंपैरेटिवली ईजियर होता है ऑर्गेनिक पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से. इसलिए आपका मेन फोकस होना चाहिए फर्स्ट ऑर्गेनिक पे फोकस करोगे आप लोग. ऑर्गेनिक, देन फिजिकल एंड देन इनऑर्गेनिक. तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, इनऑर्गेनिक में कौन से चैप्टर्स हैं और फिजिकल में कौन कौन से चैप्टर्स हैं. सो वो हम देखते हैं. ऑर्गेनिक में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स, एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. अब ऑर्गेनिक का अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक में ये पोर्शंस तो आते ही हैं, बट कुछ पोर्शंस डिलीटेड होते हैं. जैसे बायोमोलिक्यूल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है स्कूल में, पॉलीमर्स पे नहीं किया जाता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. तो ये चैप्टर्स हम कंसिडर कर सकते हैं कि इन चैप्टर्स में हम वीक होंगे कंपैरेटिवली. तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम कौन से पोर्शंस में स्ट्रांग है, कौन सा पोर्शन हमारा वीक है, उस हिसाब से हमें हमारी स्ट्रैटेजी बनानी है. तो जैसे हेलो एल्कीन्स एंड हेलोरीन्स, एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, aldehydes, ketones and carboxylic acid and amines.
तो ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन में आपको क्या बनाना है, आपको एक शीट लेनी है, जैसे उस पे हेडिंग लगाना हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, और उस चैप्टर में जितनी भी रिएक्शंस हैं, नेम्ड रिएक्शंस हो गई या XYZ कुछ भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है, जैसे एसिडिटी बेसिसिटी बता रहा है, या जो भी इंफॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है, वो सारी उस पीस ऑफ पेपर में आपको नोट करनी है। ऐसे आपको कितने पेपर्स बनाने हैं, आपको 4 शीट्स लेनी है और आपको उन सब में समरी करनी है, समराइज करना है। तो ये मेन स्ट्रैटेजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इसी के साथ अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो ना, तो आपका मतलब एक मैसिव पोर्शन आप आराम से स्कोर कर पाओगे ऑर्गेनिक के थ्रू। तो आपको क्या करना है कि आपको 4 शीट्स लेनी है इन चैप्टर्स के लिए, हेडिंग लगाना चैप्टर वाइज और उनकी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नोट कर लेना। अब आपको ये कैसे हेल्पफुल होगा, जैसे अगर आपका पेपर कल है तो वो चीज़ आपके लिए आज हेल्पफुल होगी और आपको डेली रिवीजन में हेल्पफुल होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक में अगर आप एक वीक अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आपको ज़्यादा रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक बार गो थ्रू करोगे आपको रिमेंबर हो जाएगा कि हाँ ये हमने पढ़ रखा है। इसलिए ऑर्गेनिक के लिए आपको 4 शीट्स बनानी है और उनको समराइज करना है। उन शीट्स में क्या करना है, आपको रिएक्शंस लिखनी है एक समराइज्ड फॉर्म में, ताकि आपको बस एक मतलब आपको जैसे चैप्टर 1 है उसको रिवाइज करने में आपको सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे अगर आप ये शीट्स बना लेते हो तो इसलिए आपका रिवीजन टाइम भी कम हो जाएगा और आपको टाइम बचेगा। सो दैट्स व्हाई मेक शीट्स फॉर दीज चैप्टर्स। अब आते हैं बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये जो चैप्टर्स है इनमें कुछ नेम्स इंपॉर्टेंट है या कुछ स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, उनको आप रिवाइज कर लेना। पूरे चैप्टर को गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब टाइम बहुत लिमिटेड है, तो आप कुछ पोर्शंस को कवर करना है जो अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इनमें आप PYQs पे जाओ। जब आप PYQs पे जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि बायोमोलिक्यूल्स में पिछले 2 सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड हुए हैं। तो सिमिलरली फॉर पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो इन चैप्टर्स के लिए आपको PYQs रेफर करने हैं और आपको इन चारों चैप्टर्स के लिए आपको शीट्स बनानी है। तो ऑर्गेनिक का बेसिक समराइज क्या बता रही हूँ मैं, उसमें आपको 4 शीट्स बनानी है चैप्टर वाइज फॉर हेलो एल्केन्स एंड अरीन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स। और फिर बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के लिए आपको PYQs को रेफर करना है। तो अगर आप ये सब कर लेते हो तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो डन है, डन। नेक्स्ट मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जैसा मैंने बताया है कि आपको इनऑर्गेनिक पे कम फोकस करना है और फिजिकल पे ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको CUT में ऑप्शन मिलता है कि आपको क्वेश्चंस को छोड़ना भी है। तो अगर आपको इनऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हो। और फिजिकल में ऐसा होता है ना कि आपको रिमेंबर हो जाती है चीज़ें। जैसे अगर आप इनऑर्गेनिक में देखोगे P ब्लॉक एलिमेंट्स, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स कभी कभार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कभी कभार सिमिलर हो जाती है, स्ट्रक्चर कभी कभार सिमिलर हो जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए बीइंग ऑन सेफर साइड फिजिकल को ज़्यादा प्रेफरेंस देना इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक। ओके, सो इन कंपैरिजन टू, इसलिए फिजिकल को ज़्यादा प्रेफरेंस देना इन कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कैसे करना है? फिजिकल केमिस्ट्री में आपको चैप्टर्स हैं सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। ये आपके पास चैप्टर्स हैं, ये 5 चैप्टर्स हैं आपके। अब आपको इनमें क्या करना है? इनमें आपको NCERT में जो टेबल्स दी गई हैं, NCERT में जो टेबल्स दी गई हैं डिफरेंसेस वाली, उनको गो थ्रू करना, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जो फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। जैसे क्रिस्टलाइन हो गया, अमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस हो गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है,
ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगी, इन टेबल से पता चलेगी। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में रेफर टेबल्स, रेफर NCERT टेबल्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री का आपका ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अब आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली आपको PYQs रेफर करने हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वास्ट है और आप पूरा पोर्शन कभी कवर नहीं कर पाओगे, इसलिए इनऑर्गेनिक में आपको PYQs रेफर करने हैं। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ रेफर PYQs, ठीक है। तो आपका 3 स्ट्रक्चर हो गया है कि आपको ऑर्गेनिक में कैसे प्रिपेयर करना है, इनऑर्गेनिक में कैसे प्रिपेयर करना है, एंड फिजिकल में कैसे प्रिपेयर करना है। अब हम दूसरे सेक्शन पे जाते हैं कि अब मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या थी, मैंने कैसे किया था। बेसिकली अगर आप देखो तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट हैं, तो केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। क्यों है? क्योंकि केमिस्ट्री में आप बेसिकली अगर आप कंपेयर करो फिजिक्स और मैथ्स को तो न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है। ऐसा नहीं टफ है, बट ये होता है कि आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में चांसेस होते हैं कि आप मिस्टेक कर दोगे, बट केमिस्ट्री में इतने चांसेस नहीं होते हैं मिस्टेक के। तो आपको केमिस्ट्री तो आपको डोमेन सिलेक्ट करना ही है और आपको ट्राई करना है कि आप इस डोमेन में मैक्स स्कोर कर पाओ, ओके। तो आपको सिर्फ 1.5 आवर्स या 2 आवर्स देने हैं केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए और आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आप पर डे 1.5 आवर्स या 2 आवर्स देते हो देन इट्स सफिशिएंट। अब आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, रिवाइज करने का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। अब हमने तीनों चीज़ें देख ली थी कि हमें ऑर्गेनिक में हमने शीट्स प्रिपेयर कर ली, तो वो शीट्स प्रिपेयर कर लिए ना, तो उसको रिवाइज करने में, एक शीट को रिवाइज करने में आपको कम से कम 20 मिनट्स लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, और मैक्सिमम हाफ एन आवर, उससे ज़्यादा आपको टाइम लगेगा ही नहीं। तो आपको है ना ऑर्गेनिक कैसे रिवाइज करनी है, 20 मिनट देने हैं पूरे दिन में से। जैसे आपके 1.5 आवर्स है, 2 आवर्स एज्यूम करते हैं, ओके 2 आवर्स है, उसमें से 20 मिनट्स दे दोगे, मतलब 100 मिनट्स बचे आपके पास। तो आपको ये जो 100 मिनट्स बचे हैं ना, उसमें आपको इनऑर्गेनिक और फिजिकल कवर करनी। अब आपकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है, आप चाहो तो इनऑर्गेनिक को एक दिन ले लो, फिर फिजिकल को ले लो, या दोनों को साथ में ले लो, बट आई वुड सजेस्ट कि एक सेक्शन को लो, क्योंकि जैसे अगर आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो एक दिन में आप इनऑर्गेनिक ही कंप्लीट करो, इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, या आप फिजिकल ले रहे हो तो फिजिकल का एक चैप्टर पढ़ लो। तो आपका बेसिक स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि आपको 2 आवर्स है, 2 आवर्स में से आपको 20 मिनट्स रिवाइज करने हैं फॉर ऑर्गेनिक, देन अगर आप 2 सेक्शंस ले रहे हो एक दिन का, जैसे अगर आप ऑर्गेनिक तो आपको डेली रिवाइज करनी ही है। क्यों रिवाइज करनी है? क्योंकि मेजर पोर्शन वहां से आएगा, इसलिए डेली रिवीजन करना है ऑर्गेनिक का आपको। जब आप डेली रिवाइज भी करोगे ना, तो आपको ये 20 मिनट्स रिड्यूस हो जाएंगे 5 मिनट्स में। एक शीट को आपको रीड करने में सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे, इसलिए आपको ऑर्गेनिक डेली रिवाइज करनी है। फिजिकल आ जाता है, जैसे अगर 100 मिनट्स या मतलब 1 आवर मान लो, 1 आवर अगर आप कर रहे हो फिजिकल। अब फिजिकल में आपको कैसे पढ़ना है? फिजिकल में आपको अगर जैसे डिफरेंस बिटवीन आ गया, डिफरेंस बिटवीन, न्यूमेरिकल, ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। और फिर अगर आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एक दिन में, तो आपको फिर ये टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये 1 आवर को चेंज करके 100 मिनट्स कर सकते हो आप, ओके। बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला फॉलो करो, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ताकि आपका माइंड भी कंफ्यूज नहीं होगा कि आप एक दिन में सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़ रहे हो। तो एकदम सॉर्टेड वे में आपका सब कुछ, फ्लो वे में सब कुछ हो जाएगा, ओके। सो
ये आपकी ये मेरी स्ट्रैटेजी जो मैंने यूज़ करी थी, और मैं सजेस्ट करूँगी कि यही स्ट्रैटेजी यूज़ करना। और मैं फिर से रिमाइंड कर रही हूँ कि ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ऑर्गेनिक डिफ़िकल्ट दिखती है बट इट्स नॉट दैट, वो बहुत ईजी है, आप बहुत स्कोर कर सकते हो ऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक ही आपका स्कोर बूस्टअप कर सकता है अगर आपको ऑर्गेनिक आती है, क्योंकि मेजर पोर्शन उससे ही आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन आता है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, आपने एनसीईआरटी को रेफर कर लिया, आपने उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सब देख लिया, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, वो आता है मॉक्स कैसे दें, हाउ टू गिव मॉक्स। मॉक्स कैसे देते हो आप? मॉक्स आपको अब तो ऐसा हो गया है कि आपको सीबीटी मोड और दोनों मोड होंगे, अभी श्योरिटी नहीं है, बट सीबीटी भी हो सकता है और ओएमआर वाला भी हो सकता है, बट सीबीटी के तो आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। आपको क्या करना है कि एक दिन में एक मॉक तो करना ही है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री का एक मॉक कर लो, या एक वीक में एक मॉक तो एटलीस्ट देना ही देना है, क्योंकि एग्जाम से पहले आप अगर कम से कम, मिनिमम बता रही हूँ, अगर आप 10 मॉक्स दे देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा। इसलिए आपको मॉक्स तो देने ही देने। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मॉक्स दे देते हो और ख़त्म कहानी। ये है कि अटेम्प्ट मॉक ऑल्टरनेट डे भी दे सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक्स दो। जैसे अगर आप आज मॉक्स दे रहे हो, आज एक मॉक दे रहे हो, ठीक है, तो आज केमिस्ट्री का कम पढ़ना और मॉक दे देना। फिर कल आप मॉक नहीं दे रहे हो तो आप कल केमिस्ट्री पढ़ लेना। तो आपको 2 आवर्स मिल रहे हैं, आपको 2 आवर्स मिल रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि उस 2 आवर्स में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है या आपको मॉक देना है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ओके। या वीक में एक बार भी मॉक दे सकते हो, बट एटलीस्ट 10 मॉक्स तो आपको देने ही देने हैं। 10 मॉक्स देने ही देने कंपलसरी है। क्यों है? क्योंकि मॉक्स आपको इंटरफेस, कैसा इंटरफेस आएगा सीबीटी का, वो बताता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जाम में जाके ब्लैंक आउट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो इंटरफेस देखा ही नहीं होता। उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं बट उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी होती है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्क फॉर रिव्यू क्या है, मार्क फॉर दूसरा क्या है। तो इसलिए कन्फ्यूजन से दूर रहने के लिए आप मॉक्स देना, ताकि आपको इंटरफेस पता चल जाए कि किस इंटरफेस में कैसी चीज़ें आएगी, ओके। और फिर देने के बाद, मॉक देने के बाद आपको उसका एनालिसिस भी करना है। जब आप मॉक दोगे उसके बाद आपका स्कोर आएगा, और मॉक्स में हमेशा स्कोर बहुत कम आएगा, बट आपको उससे ये नहीं करना है कि बैकआउट नहीं हो जाना है कि स्कोर कम आ रहा है। आपको ये देखना है कि स्कोर किन किन क्वेश्चन से मेरा घटा है, किन किन क्वेश्चंस मैंने गलत किए हैं। तो उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आप वापस देखना कि वो क्या थे कॉन्सेप्ट और मैंने कैसे गलत कर दिया है। सो यही स्ट्रैटेजी है कि आपको मॉक्स कैसे करना है। अब फाइनली लास्टली आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रिवीजन करना, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका मॉक्स देना, और नेक्स्ट है गो थ्रू पीवाईक्यूज। ये आपकी बेसिक स्ट्रैटेजी होगी, फॉर केमिस्ट्री। और अगर आप ये फॉलो कर देते हो ना, देन 99 परसेंटाइल इज नॉट डिफिकल्ट, ये आप आराम से स्कोर कर पाओगे। तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रिवाइज करना है और मॉक्स देने। मॉक्स में आपके बिलीव करना कि आपका स्कोर बहुत लो आएगा, बट उससे आप डीमोटिवेट मत होना, और आप उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करना जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए थे, और उनके कॉन्सेप्ट पे जाना कि उनका एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या था और आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाया उस क्वेश्चन में, तब आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। और फिर पीवाईक्यूज पे जाना। पीवाईक्यूज तो आपको देखने ही देखने, क्योंकि एनटीए बहुत बार क्वेश्चंस को रिपीटेडली दे देता है पेपर में। अगर पिछले साल कुछ क्वेश्चन आया है तो वो बहुत चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन इस साल भी रिपीट हो, इसलिए पीवाईक्यूज को गो थ्रू करना। सो दैट्स द स्ट्रैटेजी टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन सीयूईटी।